एक परिवार में कुल 4 लोग होते हैं। 4 में से 2 महिला होती है, एक बुजुर्ग थी, 55 साल उम्र है, जिनका नाम होता है हमीदा खातून, और उनके 2 बेटे। 2 बेटे में से एक बेटे का शादी करवा चुके थे, इसके लिए उस बेटे का पत्नी भी उन लोगों के साथ ही रहते थे। बड़ा बेटा का शादी हो चुकी थी और बड़ा बेटे का जो पत्नी है उन लोगों के साथ उसी घर में रहते थे। तो बेटा काम पर चला जाता, छोटा जो बेटा होता है वो घर पर ही रहता, वो काम काज नहीं करता। माँ रहती, भाभी रहती। तो यूं ही दिन बीतते बीतते देवर और भाभी, ये सगे होते हैं, सगे देवर भाभी में वो रिश्ता कायम हो जाता है जिस रिश्ते को शायद ही समाज कभी अपना सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाता है और दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम भी हो रहे थे। धीरे धीरे माँ, क्योंकि घर पर ही रहती है, माँ को इस रिश्ते के बारे में भनक लगी। माँ ने नजर रखी, माँ ने बातचीत सुनी, फिर माँ अब इस रिश्ते पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से दोनों को बड़ी तकलीफ होती है, उस महिला को भी तकलीफ होती है, यानी भाभी को भी तकलीफ होती है और देवर को भी तकलीफ होता। दोनों को मिलने जुलने से रोक रहे थे, क्योंकि माँ बार बार दुहाई दे रही थी, जो तुम लोग ऐसे रिश्ते को कायम कर रहे हो, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगे, मेरे बड़े बेटे को पता चलेगा, तुम मेरे बेटे के वो धोखा दे रही हो, ये सब रिश्ता नाजायज है, ये सब रिश्ता कायम मत करो, मर जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे ऊपर वाले को। ये सारी बात कहती, दुहाई देती, लेकिन ये दोनों कहाँ सुनने वाले थे। ये दोनों तो अंधे हो चुके थे, जिस वजह से इस रिश्ते को कायम कर रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये दोनों इस रिश्ते को कायम कर रहे थे। आखिरकार ये दोनों इतना ज्यादा परेशान हो जाता कि, यानी देवर भाभी परेशान हो जाता कि दोनों ने मिलकर एक खौफनाक फैसला करते हैं। और इस खौफनाक फैसले में भाभी का जो पिता होता है, जो भाभी का जो बाप होता है, वो दूसरा प्रदेश में रह रहे थे, उन्हें भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बना लेता है। भाभी अपने बाप को फोन कर कर बताती है, जो मेरे जो सास है आए दिन मुझे मार पिटाई करते हैं, मुझे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक कि ये भी झूठ कहती है, जो मेरा घर बसने नहीं देगी, ये चाहती है कि मैं अपने शौहर से अलग हो जाऊँ। ये सारी झूठी मूठी कहानी सुनाकर अपने पिता को अपने पास बुला लेती है। बुलाने के बाद वो लड़की जो है अपने बाप को और देवर को एक जगह में बिठाकर एक फैसला करते हैं। उस फैसले में अपने ही सास को मौत के घाट उतारना है। जब देवर ने भी कह दिया, तो लड़की का जो पिता होता है उन्होंने भी मान लिया, जो चलो ठीक है, जब यहाँ बेटा खिलाफ है माँ के, तो फिर मेरी बेटी को कितनी ज़्यादा परेशान करती होगी। इस वजह से वो शख्स भी उस महिला को मारने के लिए इन लोगों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार 10 मार्च को उस बुजुर्ग 55 साल की महिला हमीदा खातून को तीनों मिलकर मौत के घाट उतार देता है। सोचिए, सगे बेटे होते हैं, नाजायज रिश्ता के चलते वो अपने ही माँ को मौत के घाट उतार देते हैं, अपने भाभी और भाभी के बाप के साथ मिलकर। फिर दूसरा ही दिन उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। लगाने के बाद खुद बेटा पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद अपने माँ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, सारी डिटेल दे देती है। लेकिन जिस वक्त मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, उस वक्त से थोड़ी देर बाद उसी पुलिस स्टेशन में पता चलती है, जो एक मंदिर के पीछे बोरी में एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस जाती है, तफ्तीश होती है, और फिर जो सच्चाई सामने आते हैं, आप भी सुनोगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएगा। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो आजकल के दौर में किसी के ऊपर भरोसा करना कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी है। यहाँ सगे माँ को मार देते हैं अपने सगे बेटे। तो आज इसी कहानी को सुनाऊंगा, इसी घटना को सुनाऊंगा, लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, और वीडियो से बाहर निकालने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें। तो आज का जो घटना है गुजरात प्रदेश का ही सूरत शहर का है। सूरत में एक परिवार रहा करते हैं। परिवार का मुखिया जो है महिला होती हमीदा खातून। हमीदा खातून 55 साल की थी। हमीदा के 2 बेटे होते हैं। छोटा बेटे का नाम होता है परवेज, और जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत सीधा साधा कामकाज से लगा हुआ रहता था, लेकिन परवेज जो है कामकाज नहीं करता था। हमीदा खातून जो है अपना बड़े बेटे का शादी करवा चुके थे। शादी जिस लड़की से कराई थी वो जो होता है वो बिहार प्रदेश का रहने वाली थी, नाम था साबाना। साबाना की शादी अपने बड़े बेटे से करवा देते हैं, बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बड़ा बेटा काम के चलते वो घर से ज़्यादा समय बाहर ही रहते हैं। देवर जो है घर पर ही रहते हैं। 3 लोगों का परिवार समझ लीजिए,
जो चौथा है वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, यानी हमीदा खातून के बड़े बेटे। अब यहाँ देवर और भाभी के बीच में जो हंसी मजाक ऐसा रिश्ता ही है। फिर हंसी मजाक होते होते दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है फिर ये दोनों धीरे धीरे इस रिश्ते को और आगे बढ़ाते हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध यानी नाजायज रिश्ता कायम होने लगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला। माँ के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो माँ को समझने में देर नहीं लगी। माँ ने इस रिश्ते के ऊपर नजर रखा और फिर इन दोनों को समझाने की कोशिश की। अपने बेटे परवेज को भी समझाने की कोशिश की और शबाना बहू को भी समझाना कोशिश किया, लेकिन ये दोनों अंधे हो चुके थे। दोनों माँ की बात नहीं सुना और इस रिश्ते को लगातार कंटिन्यू कायम रखा। माँ बार बार दुहाई देती, जो बहू को कहती तो मेरे बेटे को धोखा दे रही है और ये नालायक, इसे तो रिश्ता का मर्यादा ही नहीं मालूम। भाभी यानी माँ समान होती है, भाभी के साथ तो ऐसा रिश्ता कायम करते समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। किसी को भी अगर भनक लग गया तो सोच हम लोगों का क्या होगा, हम परिवार के लोगों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया से जब तुम लोग खत्म हो जाओगे, जब ऊपर वाले के पास पहुंचोगे तो कैसे मुंह दिखाओगे। तुम लोग इस रिश्ते को कायम मत करो, बंद करो। लेकिन ये दोनों जो हैं अंधे हो चुके थे। फिर आखिरकार इतना ज़्यादा बार बार जब माँ कहने पर ये दोनों परेशान हो चुके थे। परेशानी के आलम में ये दोनों एक खौफनाक फैसला कर लेते हैं। परवेज और शबाना मिलकर अपनी ही माँ को, परवेज अपनी माँ को और शबाना अपने सास को मारने के लिए सोचती है। लेकिन मारने से पहले एक प्लान और होती है। मारने का प्लान तो सोचते हैं, दिमाग में लाते हैं जो मारना है, क्योंकि ये रोड़ा बन चुकी है। मारने का प्लान से पहले ही शबाना अपने पिता को भी इस क्राइम में शामिल कर लेती है। शामिल करने के लिए वो अपने पिता, जिनका नाम होता है फिरोज आलम को फोन करते हैं, जो बिहार प्रदेश में रह रहे थे। जो अबू मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, मेरी जो सास है हमीदा खातून, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगी। वो चाहती है मैं अपने शौहर को छोड़ दूँ, अपने शौहर से अलग हो जाऊँ। आए दिन मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे देवर इतने अच्छे लड़का है और उसे लेकर तरह तरह की बदनामी देने की कोशिश करते हैं। अबू मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो आप मेरे देवर से परवेज से ही पूछ लो। परवेज से बात कराते हैं। जब परवेज से फिरोज आलम का बात होती है, परवेज भी वही कहा जो माँ की उम्र हो गया, न जाने माँ के दिमाग में क्या हो गया। माँ बार बार बदनाम देने की कोशिश करते और आपकी बेटी को तो मारते हैं, पीटते हैं। मेरी माँ नहीं चाहती जो आपकी जो बेटी है, मेरी भाभी शबाना, वो इस घर में रहे। एक बेटी के घर टूट जाए पिता के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है, पिता के लिए बहुत बड़ा बात होती है। इसीलिए फिरोज आलम जो है सीधा बिहार से वो गुजरात के सूरत शहर पहुंचते हैं और अपने बेटी और अपने दामाद के भाई से मिलते हैं, यानी परवेज और शबाना से मिलते हैं। मिलने के बाद ये दोनों जो है उन्हें बहकाया और फिर अपने बातों में उलझा लिया, क्योंकि फिरोज आलम चाहता था उसके सास से बात करे, हमीदा खातून से बात करे और इस मसले में सॉल्व करे। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते थे जो बात करें, क्योंकि ये दोनों तो उसे मारने के लिए प्लान रच चुके थे और जो कुछ भी फिरोज आलम को सुनाए वो सब झूठी मोटी कहानी था, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्होंने सुनाया, प्लान में शामिल जो करना था। उसके बाद ये जो परवेज होता है वो कहता है जो अंकल अगर आप हमारे साथ दो तो आपकी बेटी की जो घर है वो बसा रहेगा और आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं होगा। माँ की उम्र हो गई, मैं चाहता हूँ माँ को इस झंझट से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। एक बेटा जब अपने माँ के मरने की बात करता है तो वो लड़की का पिता फिरोज आलम भी इस बात को मान जाते हैं, जो मेरी बेटी का घर बस जाएगा, मेरी बेटी का कोई परेशानी अब नहीं रहेगी, क्योंकि सास ही सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो इसीलिए फिरोज आलम भी तैयार हो जाता है और शबाना भी तैयार हो जाता है। फिर 10 मार्च को इन तीनों ने मिलकर हमीदा खातून को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद जो फिरोज आलम है उसे बिहार लौटना था। 11 तारीख को फिरोज आलम को बिहार प्रदेश जाना था। रमज़ान का महीना चल रहा है। सोचिए ये सारे मुसलमान हैं, सिर्फ नाम का मुसलमान है। उस महिला की लाश को एक बोरी में भरते हैं। बोरी में भरने के बाद 10 मार्च की रात को मौत के घाट उतारा। 11 मार्च को फिरोज आलम पटना लौटना था, बिहार लौटना था। उसी वक्त उस बोरी को कंधे पे उठा लेते हैं और एक हाथ में पिट्ठू बैग भी रहते हैं जो वो बिहार से आने के समय लिए। कंधे पे उठाने के बाद वो चलते जाते हैं।
फिर थोड़ी देर जाने के बाद एक मंदिर आते, हनुमान मंदिर। उस हनुमान मंदिर के पीछे उस बोरी को फेंक कर फिरोज आलम ट्रेन पकड़कर सीधा बिहार प्रदेश पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो परवेज है आगे का काम करना है, दोनों जिस हिसाब से प्लान को रचा था सबाना और फिर अब परवेज ने। परवेज नज़दीकी पुलिस थाना जाता है, अमरोली पुलिस थाने में जाकर अपने माँ के बारे में बताते हैं, जो कल 10 तारीख को मेरी माँ बाजार गई हुई थी कपड़ा लेने के लिए, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आया। हम लोग बहुत कोशिश किया, बहुत फ़ोन लगाया, लेकिन मेरी माँ का कोई पता नहीं। अमरोली पुलिस थाने को पूरा तहरीर देते हैं, गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके परवेज घर ही लौट रहा था, इतने में पुलिस वाले के पास फोन आते, जो हनुमान मंदिर के पीछे एक बोरी पड़ी हुई, उस बोरी को जब लोगों ने खोल कर देखा, उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश है। थोड़ी देर पहले ही महिला की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ, पुलिस का टीम वहां पर पहुंचते और उस बोरी को कब्जे में लेकर बॉडी को चेक करता है और चेक करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता, क्योंकि वो हमीदा खातून का ही बॉडी होता है। अब उस बॉडी के बारे में परवेज को फोन कर बताया जाता है, तुम्हारी माँ की मौत हो गई, किसी ने मारकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। परवेज रोते बिलखते, सवाना रोते बिलखते पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद ये दोनों जो है अपनी माँ को देखकर, अपने सास को देखकर छाती पीट पीट कर रो रहे थे। अब पुलिस का काम था आगे का कार्रवाई करना था, क्योंकि हमीदा खातून की जो बॉडी मिली थी उनके पैर हाथ रस्सी से बांधा हुआ था। एक बुजुर्ग महिला को कौन इस तरीके से मारेगा, क्यों इतना दर्दनाक मौत देगी, यह पुलिस का जांच का विषय था। पुलिस आप इस केस में सीरियस होकर छानबीन करते हैं, सब कुछ चेक करता है। घर से चेक होनी थी, घर में आते हैं। घर में आने के बाद पुलिस जब पूरा घर का तलाशी ले रहे थे, तो इतने में पुलिस वाले की नजर जो है घर में रखे एक रस्सी के ऊपर पड़ती है। उस रस्सी से ही पुलिस को लग गया इस महिला की मौत घर में ही हुई है, घर वालों ने ही मारा है। आखिर क्यों? घर वाला कौन? घर में तो बस 3 लोग हैं, एक बेटा जो काम के सिलसिले में बाहर है, 2 जन रहते हैं, बहू और देवर। तो घर के लोग कौन क्यों मारेगा और कौन मार सकता है? पुलिस को जांच करना था, लेकिन उस रस्सी से ही पुलिस को लग गया था, क्योंकि वो रस्सी जो है हमीदा बानू के हाथ में वही रस्सी बांधी हुई थी। जो थोड़ा बहुत हमीदा खातून के हाथ और पैर में बांधा हुआ था, बाकी का रस्सी जो है वो घर पर ही मौजूद होता है। पुलिस अब घर वाले से ही पूछताछ करते हैं, परवेज से पूछताछ होती है, सबनम से पूछताछ होती है, सबाना से पूछताछ होती है, सबनम नहीं बल्कि सबाना से पूछताछ होती है, बहू से। इन दोनों से जब बार बार अलग अलग सवाल किया जाता है, दोनों अलग अलग जवाब देने लगे, यानी इन लोगों का सवाल जवाब में पुलिस को शक हो गया। जब शक होती है पुलिस को, तब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं। जब अपने अंदाज में पुलिस आते हैं, तब दोनों टूटता है और सच्चाई बता देते हैं। इन दोनों ने कहा, हाँ, हम दोनों ने मिलकर, मैं अपनी माँ को और मैं अपने सास को, सबाना कहती मैं अपने सास को, और परवेज कहते मैं अपने माँ को मौत के घाट उतारा। और हम दोनों का साथ देने के लिए सबाना का पापा भी आए हुए थे, पिता भी आए हुए थे बिहार प्रदेश से, क्योंकि उस जगह के जब सीसीटीवी खंगाला, उस सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहे थे एक शख्स जो है वही बोरी उठाकर वहां से जा रहा था। जब उस शख्स के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने बताया ये सबाना का पिता है, जो बिहार प्रदेश से आए हुए थे इसी काम को करने के लिए। फौरन पुलिस का एक टीम बिहार में भेज दिया जाता है और वहां से पटना पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है, बिहार प्रदेश से संपर्क किया जाता है और बिहार पुलिस फौरन उस फिरोज आलम को हिरासत में ले लेते हैं। फिर इन तीनों से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तीनों ने आखिरकार सच्चाई कबूलता है। फिरोज को जो बातें बताया था बेटी सबाना और दामाद का भाई परवेज, फिरोज आलम ने वही बात पुलिस वाले को बताया, लेकिन पुलिस को लगा ये सब झूठ मूठ कहानी है जो फिरोज आलम को सुनाया गया था, क्योंकि आसपास से पड़ोसी से पुलिस को पता लग गए थे जो इन दोनों देवर भाभी के बीच में नाजायज संबंध था। इसी विषय को लेकर जो है हमीदा खातून पड़ोसी से भी बात की थी, क्योंकि कभी कभार झगड़ा विवाद होती थी। पड़ोसी ने पूछा, बुजुर्ग महिला बातों ही बातों में बता दी थी। उन लोगों ने पुलिस को तहरीर दिया, जो यही वजह हो सकती है हमीदा खातून का मौत का वजह। लेकिन बेटा मार सकता है, बहू मार सकती है, हम लोगों को इतना यकीन नहीं होगा, इतना उम्मीद नहीं है। लेकिन पुलिस के जांच आगे बढ़ती है और फिर पुलिस का सुई इन दोनों को पर टिकती है, दोनों को सख्ती करता है। दोनों ने कबूल लिया, दोनों ने बताया हाँ
इसी रिश्ते को हम लोग कंटिन्यू चलाने के लिए, बजाय रखने के लिए हम दोनों ने मिलकर उस महिला की मौत के घाट उतारा। पूरा कहानी सुनने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं होता जो कोई बेटा, सगा बेटा होता है और वो बहू एक नाजायज रिश्ता को जारी रखने के लिए एक महिला को मार देते हैं, और फिर जो नाटक करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इन तीनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल होते हैं और चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट पेश करते हैं। कोर्ट इन तीनों को जो है लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। ये वो पूरा कहानी है जो गुजरात प्रदेश का सूरत सिटी में घटी है, और इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस वाले ने जो कुछ भी बताया, मैं वो आप लोगों को जाते जाते छोड़ कर जाऊंगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुरुआत में मैंने जैसे कहा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान पर भी, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ भी कहना रहेगा आप कहीं भी जाकर कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गई काले सवारे 11 वागे अमरोलीना कोसाड आवचમાં H2 મંદિર હનુમાનજીના મંદિર પાસેથી એક કોથળામાંથી કર્મચારી જે સફાઈવાળા હતા એમને સવારે એક કોથળો મળ્યો જે વજનમાં વધુ લાગતા જે ચેક કરતા અંદરથી એક ડેડ બોડી મળી આવેલી હતી અને હાથ પગ એક 50 થી 55 વર્ષની ઉંમરની લેડીના હાથ પગ બાંધેલા હાલતમાં મળી આવી હતી અને આ અનડિટેક્ટ મર્ડરનો ગુનો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ લાગતો હતો। આ અનડિટેક્ટ ડેડ બોડી મળ્યા પછી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ, અમરોલી પોલીસની ટીમ, અલગ અલગ ટીમો કામે લાગેલી હતી। દરમિયાનમાં એક ઇન્ફોર્મેશન મળી કે આગલા દિવસે અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક 55 વર્ષની હમીદા ખાતુન નામની લેડી ઘરેથી કંઈ લેવા બજારમાં જાઉં છું એવું કહી અને ગુમ થયેલ છે એ બાબતની જાણવાજોગ એન્ટ્રી, મિસિંગની એન્ટ્રી એમના દીકરા મોહમ્મદ પરવેઝે કરાયેલી હતી। વેરીફાઈ વધુ ડિટેલમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા અને અમરોલી પોલીસ સાથે રાખીને વધુ તપાસ કરતા પૂછપરછ દરમિયાન એમના ઘરના ફેમિલીના શંકાસ્પદ માણસો લાગી આવતા હતા અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં એક લીડ મળી હતી કે જે હાથ પગમાં દોરી બાંધેલી હતી એવી સેમ જે ચિંદી હતી એમના ઘરમાંથી પણ મળી આવી। એટલે એમના ઘરના લોકો આ મર્ડરમાં સંડોવાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ લાગતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની બધા જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરો અને ટીમ દ્વારા એમના બંને દીકરાઓ બહુ બધાની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરતા નાનો દીકરો પરવેઝ જેણે પોતાની માં ગુમ થયાની અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ દાખલ કરેલી હતી તે અને મોટા ભાઈ વસીમની પત્ની શબાના આ બંને આ મર્ડરમાં સંડોવાયેલા હોવાનું હતું। આ બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ પણ હતો। આ પ્રેમ સંબંધમાં એમના સાસુ ઘણીવાર એમને પૈસાની બાબતમાં મગજમારી કરતા હતા અને ઘરમાં ઝઘડાઓ થતા હતા। આ બંને એમના જે શબાનાના ફાધર છે ફિરોઝ આલમ જે બિહાર સમસ્તીપુર રહે છે એને બોલાવ્યા હતા। આ ત્રણેય ભેગા મળી ગળું દબાવી દીધું, હાથ પગ બાંધી અને પોટલામાં નાખી અને લાશનો નિકાલ કરવા બીજે દિવસે સવારે આગલા દિવસે 10 તારીખે મારી એક દિવસ ઘરે રાખીને પછી બીજે એક દિવસે બપોર પછીના સમયમાં ઘરમાંથી બહાર ફેંકી અને ફિરોઝ આલમ બિહાર વાપસ જતો રહ્યો। ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે કાલ આ બંનેના ઇન્ટ્રોગેશનના કન્ફેશન પછી તરત જ એની માહિતી મેળવી અને બિહાર એસટીએફ સાથે મદદ લઈ અને એને તરત જ પટના રેલવે સ્ટેશન પાસેથી એને પણ ડિટેન કરાયો છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અને અમરોલી પોલીસની એક ટીમ બિહાર પહોંચી એની પણ કસ્ટડી હમણાં મેળવી લેશે। આમ આ ગુનાના 3 આરોપીઓ શબાના જે મરનારની વહુ થતી હતી, એમનો નાનો દીકરો પરવેઝ અને એના શબાનાના ફાધર ફિરોઝ આલમ 3 આ ગુનાના મુખ્ય આરોપી હતા। 3 પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને આ બાબતની આગળની તપાસ ચાલી રહી છે। એવું છે કે શબાના અને જે વસીમની વાઇફ શબાના છે જેના મોટા દીકરા અને પરવેઝ જે નાનો દીકરો જે મર્ડરમાં સંડોવાયેલો બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતા। એટલે મરનારની માને કદાચ ખબર પડી ગઈ હોય આ બાબતના ઝઘડા થતા હોય એના કારણથી અને બીજું એમના ફાધર ફિરોઝ આલમ અને જે મરનાર લેડી હમીદા બાનુ વચ્ચે પણ કોઈ સંબંધ હોવાનું અત્યારે લાગી આવ્યું છે અને પૂછપરછ પોલીસની ચાલુ છે।